Okay, so let's continue. लॉज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर पर आज बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के तीनों लॉज को डिस्कस किया। लॉ ऑफ इनर्शिया, द सेकंड वन इज अबाउट एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, and we have started solving the numericals, illustrations rather I may say, and we have made categories about solving these questions. The first category is a situation of equilibrium. तो उसमें मेरा ख्याल है मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आई गेस पिछली क्लास में डिस्कस करवाए थे। आज की क्लास में उसी सीरीज को या उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Sequentially you can give question number 6 to it. इसमें बताया जा रहा है कि एक मास m है, कैपिटल M, इज बीइंग सस्पेंडेड बाय अ रोप फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट P एज शोन इन द फिगर। ये फिगर इसके साथ अटैच है, तो ये उसकी रिस्पेक्टिव फिगर है। तो एक मास ऐसे रोप से अटैच किया है, तो हियर P इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बट Q पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उसको एक हॉरिजॉन्टल पुल देते हैं, F फोर्स से उसको Q पॉइंट पे खींचते हैं। मतलब रोप वैसे तो सीधी थी ये, लेकिन हमने Q पॉइंट पे उसको जोर से ऐसे खींचा, सच दैट के करस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पर क्रिएट होता है वो थीटा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो PQ सेगमेंट है इसमें कितना टेंशन आएगा। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस PQ सेगमेंट के टेंशन को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। तो यहाँ जो V लिखा गया ना, ये V नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए T, ये टेंशन T। बस एक छोटा सा काम करें कि जो भी टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये ऐसे आप इसके कंपोनेंट को स्प्लिट करें। तो एक कंपोनेंट यूं आएगा ऐसे वर्टिकली, और एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। अगर यहां पर एंगल थीटा है तो श्योरली यहां पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट। सो दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी नथिंग बट इक्वल टू T cos theta, and this component will be nothing but equal to T sin theta. नीचे वेट हैंग्ड है, तो इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज mg। नाउ दिस सिस्टम इज नॉट मूविंग, बस हमने खाली ऐसे पुल किया, उसको टिल्ट करके होल्ड करके रखा है। तो सिस्टम कोई मूव नहीं कर रही है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये पूरा एक इक्विलिब्रियम अरेंज हो गया है। इक्विलिब्रियम अरेंज होने का सीधा सा मतलब है कि फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं और आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो यहां पर अगर हम फोर्सेस को इक्वल और अपोजिट कंडीशन में लिखते हैं, तो आपको पहली कंडीशन ये लिखनी चाहिए कि T cos of theta is balancing the weight mg and T sin of theta is balancing that horizontal force F which is externally applied. Now we have two options to write tension. The first option is we can write mg divided by cos of theta, and we can also write T is equal to F divided by sin theta. बस खत्म हो गई बात। तो इस हिसाब से हम सोचें तो हम ऑप्शन बी यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑब्टेन सच कंडीशन। ठीक हो गया? यस। अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 सपोज, क्या वट एवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। नंबर यहाँ पे तो उतना सीरीज वाइज पता नहीं मुझे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको अगेन एक पुली दी गई है P1 जो मूवेबल है, और P2 पुली जो है ये फिक्स्ड है। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे भी वेट W लगाया और यहाँ पे भी वेट W लगाया। वेट का आप सीधा सा मतलब समझ लें, जब हम वेट कहते हैं ना, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट mg। ओके, mg, ये W मतलब वेट।
अगर हम बताना चाहें तो हम यहाँ ऐसे बता सकते हैं कि ये कुछ और नहीं है बल्कि यही चीज वेट है। अब ये जो P1 पुली है ना, ये इस स्ट्रिंग पर छोड़ दी जाती है। एक्चुअली आप ऐसे इमेजिन करो कि इस पुली को यहाँ पे हमने छोड़ दिया, तो वो वेट की वजह से ऐसे स्लाइड करता 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 एक जगह पे आ जाती है और यहाँ आके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर लेती है। तो अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। P1 पुली को जितना मूव करना था उतना ये मूव करके यहाँ आके सेटल हो गई है। आ रहा है ना अंदाजा क्या हुआ होगा यहाँ पे? यस यस सर। यस सर। अब देखें, हमें पता करना है कि वो जो टेंशन है, सॉरी ये जो एंगल है ये कितना है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो सिंगल स्ट्रिंग है और सिंगल स्ट्रिंग में इस तरीके के अरेंजमेंट में जहां पर सिमेट्री हो रही है, बाकायदा सिमेट्री हो रही है, मतलब बराबर पुली P1 ऐसी पोजीशन पे सेटल हो रही है कि दोनों साइड पे बराबर एंगल्स बनते होंगे, तो सारा कुछ टेंशन जो है वो सेम ही होने वाला है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्ट्रिंग इन सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन एक्सपेक्टेड होगा वो T होगा, यहाँ पे भी जो टेंशन एक्सपेक्टेड होगा वो T होगा, सो ऑन यहाँ पे भी जो टेंशन एक्सपेक्टेड होगा वो भी T ही होगा। कोई खास बात नहीं है, समझ आई बात? अब इसका Yes, वेट sir. तो आ रहा है नीचे, तो ये W नीचे आ जाएगा। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे W कुछ और नहीं है बल्कि mg है, और उसी तरीके से इसका वेट भी आ जाएगा नीचे, ये W। तो हियर फॉर दिस ब्लॉक इक्विलिब्रियम को अज्यूम करते हुए मैं सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पे लिख सकता हूं वो ये हो सकती है कि T इज इक्वल टू W। ठीक, आगे बात समझ लो। T इज इक्वल टू W। अब ये करना है कि सेकंड पुली विच आई मीन टू से पुली P1, इस पे क्या मामला है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा और वेक्टोरियल कंडीशन समझनी पड़ेगी। ये जो T दिख रहा है आपको, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, इसको आप स्प्लिट करें कंपोनेंट्स में, तो एक पॉसिबल कंपोनेंट इसका मैं इधर बना सकता हूं और एक दूसरा पॉसिबल कंपोनेंट इधर बनेगा। ऑफ कोर्स अगर यहां पर एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, इतना समझ सकते हैं आप अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा T sin थीटा। समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा इधर जगह बना के लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा T sin थीटा। अब सिमिलरली ये जो पोर्शन आ रहा है स्ट्रिंग का, इसमें भी तो टेंशन T है, आप इसको भी स्प्लिट करो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो यू विल फाइंड द सेम सिचुएशन। यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा। ऑफ कोर्स ये जो मूवेबल पुली है ये अपने आप को ऐसी लोकेशन पे आके सेटल कराएगी जहां पे एंगल दोनों साइड पे सेम होने चाहिए, क्योंकि ये तो मूवेबल है, वो तो स्लाइड करेगी और एक ऐसी जगह पे जाएगी जहां वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम बैलेंस अटेन कर ले। तो जैसे यहाँ पे एंगल थीटा है वैसे यहाँ पे भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। इस हिसाब से ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है, अब आप सोचें कि इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है। यहां तो इस वेट को T ने बैलेंस कर दिया, चलो यहाँ पे कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज एक्स्ट्रा टू बी इंक्लूडेड। बट यहाँ पे इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? T sin theta. एक ही T sin थीटा है क्या दो हैं? दो. तो T sin थीटा प्लस अनदर वन T sin थीटा, ये दोनों मिला के उस वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो वी कैन राइट 2T sin थीटा इज इक्वल टू W, बट W इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि वो T है ना। ये ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से W इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि वो T है। तो बस हम छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2T sin थीटा इज इक्वल टू T। T ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है और हमें मिलता है sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, है ना। T फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है, ये 2 नीचे चला जाएगा, वी विल बी गेटिंग हाफ। अब थीटा हाफ कब होता है, सॉरी sin थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाता है। तो ये हो गया मामला, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें कभी कभी इधर हॉरिजॉन्टल पे एंगल ना पूछते हुए ये बीच वाला एंगल भी पूछ सकता है। जैसे मैं ये डायग्राम दोबारा बनाता हूं, ऐसी हो चुकी है स्ट्रिंग,
ऐसी वी है ना स्ट्रिंग, करेक्ट है ना। और ये हॉरिजॉन्टल आपने बनाया था इधर, आप समझ सकते हैं यहां बीच में पुली थी, ठीक हो रही है बात। अब आपने अभी अभी ये बात प्रूफ कर दी कि ये वाला एंगल 30 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 30 30 होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे वो वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए जहां पे ये पुली रेस्ट कर रही है, तो ये कितना होगा? तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस, ट्रायंगल दिख रहा है, 120 ट्रायंगल 150 में टोटल एंगल्स का जो एडिशन है वो तो 180 होना चाहिए। अब 180 में से 30 इधर चला गया, इधर 30 चला गया, तो डेफिनेटली ये बीच वाला जो एंगल अगर हम निकालना ही चाहते हैं तो ये हो सकता है 120। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि पुली जहां पे आके रेस्ट कर रही है, जहां पे पुली इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, तो फिर उस सिचुएशन के लिए बताएं कि वहां पर एंगल कितना हो रहा है, तो वो 120 हो। बट फिलहाल वाले क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टल से ही निकालना था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 30 डिग्री आ जाता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, बट इस बार पुली नहीं लगाई इन्होंने। मतलब ये एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन है जैसे कि यहाँ पे, लेकिन इस बार हमने पुली नहीं लगाई, बल्कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ले लिया और फिर वेट लगा दिया हमने यहाँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको लेबल करना शुरू किया कि इस साइड वाला पोर्शन का जो टेंशन है वो T1 है, इस साइड वाले पोर्शन का टेंशन जो है वो T2 है, और ये वाला जो पोर्शन है ये T3 है, यहाँ पे ये वेट W1 है और यहाँ पे ये वेट W2 है। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई कि ये वेट सिमेट्रिकली लगा है, दोनों साइड पर जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वो थीटा ही बन रहा है, मतलब सिमेट्रिकली वेट लगाया गया है। ऐसे नहीं लगाया कि बिल्कुल एक पोर्शन छोटा ले लिया, एक पोर्शन बड़ा ले लिया, एक तरफ एंगल 30 है और दूसरी तरफ 60 है, ऐसे नहीं किया इन्होंने, सिमेट्री लगाया। अब फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि T1, T2, T3 का कंपैरिजन क्या होगा। तो बिल्कुल लॉजिकल आंसर है इसका, चूंकि सिमेट्री आ चुकी है यहाँ पे और सिंगल स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, तो सिंगल स्ट्रिंग में अगर सिमेट्रिकली भी, और फर्दर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिकली वेट्स अटैच किए गए हैं, तो फिर टेंशन सेम होंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर मैं इस वेट को सिमेट्रिकली न लगाऊं और एक तरफ θ1 कर दूं, दूसरी तरफ θ2 कर दूं, तो फिर मैं इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि चलो सिंगल स्ट्रिंग है टेंशन सेम होगा, नहीं, तब तो फिर मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेगी। तो फिलहाल तो एवरीथिंग इज सेट, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूटी में एक अगला क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में ऐसे कि इन द अबव प्रॉब्लम रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2 क्या है, तो इस पे थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहां पे जो वेट एक्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ ना, इसको आप कह सकते हो कि ये W2 है। तो आप सबसे पहली रिलेशन यहां जो बनाओगे वो ये बनाओगे कि T3 इज इक्वल टू W2, ये तो पक्की बात है, ठीक। इट्स नॉट मूविंग, सेट हो चुका है कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं है, कोई इक्वेशन दूसरी बनेगी ही नहीं, जितना भी T3 होगा उतना ही W2 होगा, बिकॉज ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में। आया समझ में? यस सर। अब यहां पे T1 को स्प्लिट करेंगे, एक इधर कंपोनेंट बनेगा और एक जो है ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ बनेगा। अब एंगल थीटा है, इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बन जाएगा T cos थीटा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना, बिकॉज एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा cos होता है, वी नो वेरी वेल। और यहां नीचे, सॉरी आई मस्ट से दैट कि ये T1 cos थीटा है, और यहां नीचे जो बनेगा वो हो जाएगा T1 sin थीटा। अब सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, T2 को अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो उसके पॉसिबिलिटीज दो यहां होंगे, एक ऐसी और एक ऐसी। जो ऊपर की तरफ होगा वो हो जाएगा T2 cos थीटा। cos थीटा, और ये वाला जो फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा T2 sin थीटा।
अब आप खुद सोचें, यहां पे अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में देखता हूं तो T1 sin थीटा शुड कैंसिल T2 sin थीटा। तो वैसे भी हम बोल चुके हैं कि T1 इज T इक्वल टू T2, तो इसको T मान के चलें तो ये भी T sin थीटा है, ये भी T sin थीटा है ना बात। अब सेकंड इक्वेशन इफ आई रियली वांट टू राइट, तो इस वेट W1 को कौन बैलेंस कर रहा है, रादर आई मस्ट से कौन कौन बैलेंस कर रहा है? 2t cos theta. नहीं, T1 cos theta, T2 cos theta. थीटा प्लस T2 cos T2 cos थीटा इज इक्वल टू W1। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इक्वेशन लिख लें। अब आगे चल के हम ये जरूर बोल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 और इसका एक कॉमन नाम दे दें T, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी T cos थीटा प्लस ये वाली इक्वेशन दोबारा हो जाएगी T cos थीटा is equal to W1. So this turns out to be 2t cos theta is equal to W1. Now you may think कि इस इक्वेशन को भी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T is equal to W2 because T1 is equal to T3 is equal to T. It's a common tension coming along the single string. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन अगर आप दोबारा लिखते हो तो आप लिख सकते हो 2 times of W2, करेक्ट जा रहे हैं, cos of theta is equal to W1। ठीक, यानी कि आप चाहो तो लिखो W2 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। ये हो गया इसका फाइनलाइज्ड आंसर और ये मैच करता है ए ऑप्शन को। क्लियर हो गई बात? yes. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक फिगर हमको प्रोवाइड की जाती है जिसमें ब्लॉक्स ए बी, इनके जो मासेस हैं वो सेम है, इक्वल हैं, और स्ट्रिंग्स में टेंशन भी अलग अलग बताया जा रहा है, T2 और T1 रिस्पेक्टिवली, लेबल्ड है OA, AB एंड सो ऑन। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम का जरा स्पेलिंग ये हो गया, विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg ऑन B देन T1 इज। तो टेंशन पूछा। अब ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे अभी एक साथ मैं समझता हूँ 1 2 3 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमको एड्रेस करना है। तो डायग्राम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, ये है सिचुएशन डायग्राम की, यहां ले लें इसको। तो स्ट्रिंग से पहले एक ब्लॉक लगाया, फिर उस ब्लॉक से दूसरी स्ट्रिंग लगा के दूसरा ब्लॉक लगाया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसको इधर आगे खींचा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है हर एक चीज को। सबसे पहले देखो, इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो डाउनवर्ड मुझे मिलेगा mg। ठीक है, हमेशा mg डाउनवर्ड ही आएगा। दूसरा मैं यहां देखता हूं ये, तो टेंशन जो क्लेम किया जा रहा है इस जगह पे वो T1 है। तो सबसे पहला काम मैं T1 को स्प्लिट करता हूं, एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूं और दूसरा कंपोनेंट इधर ले लेता हूं। आप देख सकते हैं एंगल अगर उधर θ1 है तो यहां पे भी θ1 ही होगा। सही है, ये θ1 तो ये भी θ1 ना, एंगल समझा सबको? Yes sir. तो T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। तो ये जो बी ब्लॉक है उसका ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। बी ब्लॉक के साथ ये सब कुछ होने वाला है। तो आप बी ब्लॉक को अगर सेपरेट करके यहां पे निकालते हो, बिल्कुल सेपरेट करके, तो ये बी ब्लॉक है। अब इसके ऊपर क्या क्या चीजें आ रही हैं ध्यान से देखो। तो ऐसे आ रहा है mg जो फोर्स के फॉर्म में लगाया गया है, ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू mg ऐसा लगाया, ठीक है ना, आ रहा है समझ में? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर mg तो नीचे आता है ये कैसे। अब mg कोई वैल्यू बनती होगी ना बेटा, 10 20 30 100 कुछ तो वैल्यू बनती होगी। तो जितनी भी वैल्यू mg की बन रही होगी उतनी ही वैल्यू का फोर्स यहाँ पे लगाया, बोलने का मतलब ये है।
इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि mg हॉरिजॉन्टल कैसे दिखा दिया यहाँ पर, है ना। हर छोटी सी बात भी मुझे बोलनी पड़ती है क्योंकि हर एक का दिमाग अलग तरीके से चलता है। अच्छा, क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो mg दिखा रहे हैं ये इसका वेट है। फिर इसी ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें ऐसे, तो आ रहा है T1 साइन थीटा, और वर्टिकली अगर हम देखें ऐसे, तो यहां पर आ रहा है T1 कॉस थीटा। समझे बात को? ये Yes, ब्लॉक बी की yes. सिचुएशन है। अब सिमिलर सिचुएशन ब्लॉक ए की भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ब्लॉक ए पर जो सबसे पहली चीज मैं यहां पे दिखा सकता हूं वो है उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फर्दर मोर इस पर ना ऐसे टेंशन आएगा, और ये भी T1 ही होगा अगर आप समझते हैं बात को, तो ये भी T1 ही होगा। सोचो जरा, क्योंकि एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर टेंशन दिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है क्या? दिखाया जाना ही चाहिए। हम जरूरत के हिसाब से सिंगल एंड पर उसको यूज करते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां अगर T1 है नीचे से, तो वहां भी तो T1 ही होगा, सिंगल स्ट्रिंग। करेक्ट हो रही है बात? Sir. Yes, sir. अब इसे आप स्प्लिट करो तो इसकी पॉसिबल स्प्लिटिंग एक इधर जाएगी और एक यूं नीचे आएगी। एंगल θ1 आइडेंटिफाई हो चुका है। वेल, यहां मुझे करेक्शन करना है, ये सिर्फ थीटा नहीं है बल्कि θ1 है, ये भी θ1 है। तो एंगल θ1 आइडेंटिफाई हो चुका है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लू कलर का यहां पे मैंने बनाया, इसको मैं लेबल करता हूं T1 cos θ1, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा T1 sin θ1। तो ब्लॉक ए का ये लोअर पोर्शन वाला सिनेरियो है। अब इसके ऊपर भी देखें आप, जब आप इसके ऊपर देखेंगे तो इस सेगमेंट में यहां पर जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वो कितना है? T2। T2. इसको भी स्प्लिट करो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसके पॉसिबल कंपोनेंट एक इधर बनेंगे और एक इधर बनेंगे, और यहां एंगल आप बता सकते हो कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। ये वाला एंगल θ2, वेरी गुड। इस हिसाब से ये हो जाएगा T2 cos θ2, और ये हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा T2 sin θ2। इधर थीटा तो इधर थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कॉस कंपोनेंट, और ये रिमेनिंग वाला साइन कंपोनेंट। तो अब ब्लॉक ए की अगर आप पूरी पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाते हो, तो ब्लॉक ए के साथ देख लेना क्या क्या हो रहा है। वर्टिकली ऊपर की तरफ यहां है T2 cos θ2, हॉरिजॉन्टली एक चीज यहां है ना, ये वाला। तो ये ब्लॉक ए पर ही है, आप यहाँ साइड में दिखाओ, इधर दिखाओ, उससे टेंशन मत लेना, ऐसे दिखाओ उसको ताकि हमको समझ में आए। हालांकि ये इस पॉइंट पर ही एक्ट हो रहा होगा, लेकिन ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं बस नीचे दिखा रहा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लेना उस बात का। तो ये हो जाएगा T2 sin θ2। अब एक और चीज है यहां पे, इस तरफ देखो, T1 sin θ1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो चीजें हैं, एक है mg और दूसरा है T1 cos θ1। तो ये इसका पूरा एफबीडी बन गया। बहुत आसान, कोई खास बात नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और रेजोल्यूशन। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने आ गया, बात खत्म। ऐसे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें। डन विद दिस? Yes, sir. अब ये चूंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, बस खाली ऐसे ब्लॉक्स को खींच के रखा हुआ है, कोई मोशन यहां नहीं हो रहा है, और हम केसेस भी ऐसे ही समझ रहे हैं, कंडीशंस भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स पर सॉल्व कर रहे हैं जो इक्विलिब्रियम वाली बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमको हमेशा ये करना होगा कि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल करना, राइट लेफ्ट वाले फोर्सेस इक्वल करना। बेसिक बात याद रखो ये, ठीक है। तो अब T1 हमसे पूछा है,
ऑफ कोर्स हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं ब्लॉक बी को रेफर करते हुए इक्वेशन लिखता हूं, तो पहली इक्वेशन मैं लिख पाऊंगा T1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू mg, और दूसरी इक्वेशन मुझे यहां पे लिखनी चाहिए T1 cos θ1 इज ऑल्सो इक्वल टू mg। सही जा रहे हैं? अपवर्ड डाउनवर्ड, Yes. राइट लेफ्ट। अब मुझे निकालना है T1, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर एडिशन करता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसा डिसीजन क्यों लिया हमने कि भाई हम इसको स्क्वायर करके ऐड करें। तो आंसर सिंपल है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एडिशन के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और T1 कॉमन होके बाहर अकेला हो जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. सो दिस विल बिकम T1 का स्क्वायर, कॉमन में क्या आया, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस, सॉरी फॉर दैट, sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। Cos square. दूसरी तरफ mg का स्क्वायर प्लस अगेन mg का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट तो 1 हो गया, और यहां पे हमको मिला T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg स्क्वायर, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू √2 mg। ये आ गया आपका पहला आंसर। एज पर ऑप्शन बी हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये पहला आंसर हो गया। ठीक हो गई बात? Yes. अब इसी प्रॉब्लम में हमें फिगर आउट करना है कि एंगल θ1 कितना है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की तरह है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हमें पता करना है कि एंगल θ1 कितना है। तो आइए यहीं साइड में कर लेते हैं इसको। अगर आपको एंगल θ1 निकालना है तो आप इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करो, अलग से कोई इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। तो डिवाइड किया मैंने, T1 sin θ1 डिवाइडेड बाय T1 cos θ1 is equal to T1 sin θ1 is equal to mg and T1 cos θ1 is also equal to mg। अब ये T1 कैंसिल हो गया, ये mg ये कैंसिल हो गया, sin by cos will result in tan θ1 and which is equal to 1, which simply means θ1 is equal to 45 डिग्री। काम पूरा हो गया। ठीक, Yes. Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को फर्दर कैरी करके पूछ रहा है कि T2 कितना है। मतलब इसी प्रॉब्लम में, इसी सेट में, इसी डिजाइन में, इसी अरेंजमेंट में ये पूछा जा रहा है कि T2 कितना है। अब T2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस इक्वेशन से या इन इक्वेशन से काम नहीं चला सकते। हाँ ठीक है, चलो आपको पता चल गया कि T1 इज इक्वल टू √2 mg एंड θ1 इज इक्वल टू 45, ये ठीक है चलो, लेकिन इसमें T2 टर्म तो है ही नहीं ना। तो आपको अगर T2 के लिए कुछ लिखना है तो आपको ये ब्लॉक ए की कंडीशंस पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्लॉक ए की कंडीशन पहले मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। एक सेकंड, सिलेक्शन, ओके। तो ये ब्लॉक ए की कंडीशन मैंने पूरी उठा ली और मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब यहां इस पर हमको इक्वेशन दोबारा लिखनी है। आप क्या क्या लिख पाओगे बताओ मुझे। सबसे पहले आप क्या लिख पाओगे? T2 sin T2 Yes. sin theta 2 is पहली चीज equals जो to आपको इजीली दिख रही है वो है T2 sin θ2 इज इक्वल टू T1 sin theta sin 1. θ1। अब T1 का वैल्यू हमें पता है, sin θ1 का वैल्यू भी पता है, लेकिन हमको θ2 नहीं पता। हॉरिजॉन्टल देख लो, सब कुछ बनाया हमने इसमें हॉरिजॉन्टल, जो भी था यहाँ पे ए पर ये आ गया, ये आ गया, ये हॉरिजॉन्टल इधर इधर, ठीक है, सब कुछ तो बना दिया। दूसरी इक्वेशन आप इस पे क्या लिख सकते हो?
T2 वर्टिकल लेवल, cos theta 2 वर्टिकल लेवल is पे आप equals लिख to पाओगे T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू, T1 cos theta 1 plus वेरी गुड, T1 T1 cos थीटा 1 प्लस प्लस mg. mg। बहुत बढ़िया। लेकिन आप इसी इक्वेशन को हल्का सा मॉडिफाई करके लिखते हो सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो आपको मिलेगा T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू √2 mg इंटू cos 45 प्लस mg। क्या कहते हो? yes. और उसी तरीके से इस इक्वेशन को आप अगर हल्का सा मॉडिफाई करके लिखते हो तो आपको मिलेगा T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू √2 mg इंटू साइन ऑफ 45, बिकॉज थीटा 1 इज 45। तो आप अगर ये इक्वेशन सॉल्व कर लो तो यू मे गेट एन आंसर T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू mg। सही जा रहे हैं? बिकॉज साइन 45 इज 1/√2, 1/√2, ये बाजू वाला √2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग में क्या आया? mg। और Yes, आप sir. ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिलेगा T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2mg। ये भी सही जा रहे हैं, देख लो। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? ये cos 45 भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, 1 बाई ये √2 कैंसिल होगा, इधर mg प्लस mg, तो टोटल आंसर हो जाएगा 2mg। अब आप इन दोनों ब्रैकेटेड इक्वेशंस को स्क्वायर एडिशन करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बस काम खत्म हो गया। तो इसमें से कॉमन निकलेगा T2 का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, विच इज रिजल्टिंग इन mg का स्क्वायर प्लस 4mg का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर 4 कहां से आया? कहां से आया भाई 4 बताओ? 2 square 4. हाँ, 2mg का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 करना पड़ेगा। छोटी छोटी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में अगर हम ध्यान ना दें तो। ना यहां पे ब्रैकेट तो 1 हो जाएगा और T2 का स्क्वायर विल बिकम 5mg square, which finally gives T2 is equal to √5mg. So that way we can make a choice of an answer. √5mg ऑप्शन जाएगा D। आप इसी सीक्वेंस में लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेम पैराग्राफ पर, सेम कंडीशन पर, अब इसने पूछ लिया कि भाई एंगल कितना है। जैसे थीटा 1 निकाला था वैसे बताओ थीटा 2 कितना है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आपने जैसे लास्ट टाइम करा था आप भी वैसे ही कर दो। आपके पास एक है T2 साइन थीटा 2 और दूसरा है आपके पास T2 cos थीटा 2, डिवाइड कर दो तो यहां मिलेगा T2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू, एक mg है दूसरा 2mg है। mg से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हाफ बचेगा, T2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 विल बी tan theta 2 and it will be half. Therefore theta 2 can be written as tan inverse of half। हो गया फाइनल? तो Yes. ये आंसर जाएगा इसका। आ गया ठीक से समझ में सबको? Yes. Yes, sir. ओके। थोड़ा सॉल्यूशन आपको लेंदी लग रहा होगा, बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े सॉल्यूशंस हैं, लंबा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना 10-15 मिनट गया। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रैक्टिस लेवल पे सॉल्व करने लग जाऊंगा तो यकीन माने ये लेस देन 1 मिनट का काम है। लेस देन 1 मिनट, फटाफट कंपोनेंट बना दिए, जो वेक्टर्स दिख रहे हैं हमको बैलेंस कंडीशन में लिख दिया, उसकी एफबीडी बना के इक्वेशंस फ्रेम कर दी, इक्वेशंस को कंपेयर किया, आंसर आ गया। लेस देन 1 मिनट टाइम चाहिए, चारों के चारों क्वेश्चन ना 1 मिनट से कम।
तो यू नीड टू प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन अगर कोई सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी आपको लग भी रहा है तो घबराए नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। But while you practice, you try to solve such questions in 1 or 2 minutes. Okay, I next देखते हैं। The system shown in figure is in equilibrium. तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। वैसे भी हम जो प्रॉब्लम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस पर ही है। Find the magnitude of tension in each string T1, T2, T3 and T4। तो हमको एक सिस्टम दिखाई गई है और ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में, अब हमको T1, T2, T3 निकालना है। देखें, दिमाग चलाएं आप, तेजी से काम करने की कोशिश करें, फास्ट। देखो पॉइंट ए के नीचे यहां बात करते हैं, एक 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 करके। अब मैं अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यही सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये होगा बेटा 100, ये सबको समझा? एम Yes. जी, एम इज 10 किलोग्राम, जी इज ऑल्सो 10, वी टेक इट 10, 9.8 को हम राउंड ऑफ करके 10 ही लेते हैं, तो 10 into 10 विल बिकम 100। अब पॉइंट ए पर बात करते हैं, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर ना इधर जो टेंशन है वो T2 है, ध्यान रखना। तो ये मैंने बनाया पॉइंट ए, वर्टिकली नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट ए पर वर्टिकली नीचे सीधे सीधे 100, इस तरफ T1. T1। अब ध्यान से समझना, यहां एक आएगा और यहां एक आएगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। अब ये जो दोनों मैंने ग्रीन वाले वेक्टर्स यहां निकाले हैं ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये T2 के कंपोनेंट्स हैं। आप समझ जाए इस बात को, यहां होना चाहिए T2 cos 30 और ये होना चाहिए T2 sin 30। समझे बात को? समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैं जब इसे स्प्लिट करूंगा तो इधर एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ, एंगल को एडजेसेंट है तो cos कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 30, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा T2 sin 30। तो ये पॉइंट ए का सिनेरियो आ गया। अब सिमिलरली आपने निकालना है पॉइंट बी का सिनेरियो। यहां नीचे ले लेते हैं, चले पॉइंट बी का सिनेरियो। अब पॉइंट बी पर ना दो टेंशंस हैं, तो दो नहीं, इनफैक्ट 3 टेंशंस हैं। ये तो बताओ ये नीचे वाला टेंशन क्या होगा? T2. T2। इस तरफ वाला टेंशन क्या होगा? T4। T4. और फिर ये लाइन पर जो टेंशन चल रहा है इधर, वो क्या होगा? T3. तो सबसे पहले मैं T3 बना दूं, यहां पे ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हो गया T3, इसका कोई टेंशन, मतलब इसके लिए कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं, पूरा हॉरिजॉन्टल है। अब ये जो T2 है, क्या मुझे T2 की स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, एक इधर एक इधर? Yes. Yes. यहां पर एंगल अगर 30 है तो यहां वाला एंगल क्या होगा? 30. 30। तो उस हिसाब से ये जो डाउनवर्ड आ रहा है कंपोनेंट, ये क्या आएगा? Cos 30. T2 cos. डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट आएगा ऐसे, T2 cos 30, और यहां एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा, ये होगा T2 sin 30। सही जा रहे हैं? Yes. अब बचता है ये T4। अब इस T4 को भी अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, यानी कि ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। जो वर्टिकल जा रहा है इसे क्या बोलना पड़ेगा? T4 cos 60. वेरी गुड। और ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसे क्या बोलना पड़ेगा? T4 sin 60. वेरी गुड। बस सारा मामला सेट हो गया। अब एक एक करके सारे कैलकुलेशन हमने निपटाने हैं। हमको T1, T2, T3 सब निकालना है। तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस आई गेस। नहीं, हमको सारी वैल्यूज ही निकालनी है, फाइंड द टेंशन, मतलब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं किया मैंने, बस सारी वैल्यूज हमने एक एक करके निकालनी है। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बड़ी आसानी से हो जाएगा।
सबसे सिंपल जो दिख रहा है वहां से आप शुरू करें। तो सबसे सिंपल मुझे ये दिख रहा है कि T2 cos थीटा इज इक्वल टू 100। T2 cos 30 इज इक्वल टू 100। अब cos 30 कितना होता है? रूट √3/2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन मुझे मिल गया, T2 इज इक्वल टू 200/√3। टेंशन भी एक फोर्स ही होता है ना, तो न्यूट्रल T2 का मामला नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं T1 कितना है। इसी को देखो आप, इसमें T1 इज इक्वल टू व्हाट? T2 sin 30 यस, T2 sin। अभी अभी हमने T1 की वैल्यू, सॉरी T2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो दैट इज 200√3 into sin 30 होता है हाफ। तो T1 का वैल्यू हमें सीधे सीधे मिल गया 100/√3। ये भी काम पूरा होगा, ये निकल गया। अब फिर हमको निकालना है T3 और T4। तो मैं समझता हूँ T4 इजीली निकलेगा क्योंकि मुझे T2 का वैल्यू भी पता है। तो मैं पहले वर्टिकल इक्वेशन लिख लेता हूँ, इट विल बी इजी कैलकुलेशन। T4 cos 60 should be equal to T2 cos 30। तो T4 तो पता करना है, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। T2 का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था 200/√3, और cos 30 होता है √3/2। क्या कहते हैं? तो ये √3 कैंसिल हो गया, इधर से ये हाफ और ये हाफ का 2 इधर से कैंसिल हो गया। तो फाइनली T4 का आंसर मुझे डायरेक्टली क्या लगता है? 200। देर हो गई। अब बच जाता है T3। T3 के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन हमको फ्रेम करनी है, और उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखते हैं, पॉइंट बी को रेफर करते हैं। यहाँ पर बताएं आप मुझे क्या लिखना चाहिए? T4 cos 60 is equals to T3 T2 sin 30 प्लस plus T2 sin 30 इक्वल्स T4 sin 60। अब T3 तो हमको फाइंड आउट करना है। T2 हमने फाइंड आउट किया था 200/√3, sin 30 है हाफ। T4 हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 200, और sin 60 है √3/2। क्या कहते हैं? यस Yes sir, अब ये काट दो यहाँ से, ये हो जाएगा 100/√3। 100√3 इसको भी काट दो, ये हो जाएगा 100/√3। तो T3 अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो इसका आंसर होगा 100√3 माइनस 100/√3। ठीक है, और आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये √3 पहले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100√3 यानी कि √3 3 into 100 300, 300 माइनस 100 200/√3। दैट इज 200/√3 रिटर्न। ये आ गए सारे आंसर। ठीक, कोई मुश्किल बात नहीं, आप ठीक से अप्लाई करते चले चीजों को, बड़ी आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट। और धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें चीजें और समझ में आएंगी। The system is shown in the figure is in equilibrium। एक डिफरेंट तरीके की सिस्टम आपको बताई गई है। इसमें भी अलग अलग टेंशन है, T1 T2 T3 T4 एंड T5। अब आपने पता करना है कि ये टोटल टेंशन कितने, कैसे इक्वेशंस लिख लें, इक्विलिब्रियम को ध्यान में रख के सब कुछ बना लें, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट में T1 है, ये सेगमेंट में T2 है, ये मिडिल सेगमेंट में T3 है, इधर T4 है और इधर T5।
अब सबसे पहले इस वाले पॉइंट को ना हम लोग ए लेबल करते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको आता है। ए पॉइंट का मामला देखते हैं क्या होता है। ये पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200. आपको मिलेगा 200। वेरी गुड। अब देखो इधर एक टेंशन आएगा ना, उसका नाम होगा T2 और यहाँ पे टेंशन आएगा, इसका नाम होगा T1। करेक्ट है? इस पॉइंट ऐसे होगा, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। करेक्ट यार? Yes, sir. अब सोचो अगर मैं T1 को स्प्लिट करता हूँ ना तो मुझे एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिलती है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ मिलती है। T1 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 30. 30। शाबाश, वेरी गुड। एंगल 30 होगा। परफेक्ट। तो क्या मुझे ऐसे बनाना चाहिए यहाँ पे ये इसको ऐसे बनाना चाहिए T1 Cos cos 30. 30 और इस तरफ T1. T1 Sin 30. sin। उसी तरीके से इसको स्प्लिट करूंगा तो इधर भी आएगा और यहाँ ऊपर भी जाएगा, इसके लिए भी 30 होगा, इधर एक जाएगा T2 T2 sin. sin 30 और ऐसे वर्टिकली आप चाहो तो यहाँ साथ में होगा T2। अब मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, ये सही मायने में 30 आता है। करेक्ट हो गई? ये पॉइंट ए का पूरा सेट है। Yes, sir. अब पॉइंट बी और पॉइंट सी को भी इसी तरीके से आप जस्टिफाई करें। तो मान लेते हैं ये अपना पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमको कि इस तरफ जो जा रहा है वो T3 है। ये इधर सही है। Yes. लेकिन आप जब इसको अच्छे से चेक करते हैं ना तो यहाँ नीचे कौन है T1. और यहाँ कौन है? T4. T4 है। बहुत बढ़िया। तो पहले मैं T4 का काम पूरा कर लेता हूँ। तो T4 के लिए एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट ऐसे लेफ्ट साइड, तो एक इधर और एक ऐसे लेफ्ट साइड। ये T4 के लिए जरा बताओ तो क्या क्या लेबल करेंगे? T4 cos 60. शाबाश, T4 sin 60. वेरी गुड। अब ये जो नीचे T1 आ रहा है इसके लिए मुझे न्यू काम करना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर। अब इसमें पहले एंगल जस्टिफाई करना। तो अगर मैं एंगल जस्टिफाई कर रहा हूँ तो यहाँ अंदर की तरफ ये एंगल आपने कितना बताया था अभी थोड़ी देर पहले? 30. तो फिर श्योरली यहाँ पे ये इधर अंदर की तरफ भी, इधर वाले अंदर की तरफ भी 30. कितना आएगा? 30 आएगा। 30. 30 के हिसाब से ये कंपोनेंट क्या बनेगा? T1 cos 30. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इधर कितना जाएगा? T1 sorry. Sin 30. तो ये पॉइंट बी का सारा मामला है। अब ऐसे ही आपने निकालना है पॉइंट सी का मामला। ये T5 है या नीचे T2 है और इधर T3 है। देख लो, इधर नीचे Yes. की तरफ T2, इधर T5। तो ये मैंने ले लिया पॉइंट सी, मान लो ये पॉइंट सी ले लिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैं ये T2 को 2 बार स्प्लिट कर देता हूँ और सबसे पहले तो उससे पहले मुझे साइड में ये दिखाना चाहिए कि यहाँ पे कौन आएगा? T3। आप एक डाउनवर्ड और एक ऐसे लेफ्ट। अब ये जो डाउनवर्ड है ये वाला T2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एंगल 30, तो यहाँ भी एंगल 30। समझ रहे हैं बात? Yes sir. ये एंगल भी 30 होना चाहिए, दिख रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि ये टोटल 60 था, आधा काटा उसको बाइसेक्ट कर दिया हमने वर्टिकली 2 कंपोनेंट बनाने के चक्कर में। तो यहाँ की कॉर्नर पर एंगल 30 बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 बनेगा। अगर यहाँ 30 बन रहा है तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या बनेगा? T2 cos 30. बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ये हॉरिजॉन्टल वाला? T2 sin 30. वेरी गुड, बहुत अच्छे।
और T3 तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब ये 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इधर और एक इधर, तो वर्टिकल बताओ। T5 cos 6. Very good. और हॉरिजॉन्टल बताओ इधर। T5 sin. T5 sin 60. वेरी परफेक्ट, बस खत्म हो गया। इक्वेशंस लिखो, काम पूरा करो। T1 T2 T3 T4 T5 सब निकालता है। अब आप सोच रहे हो यार इक्वेशन लिखे कैसे, इस तरीके से काम करें, बड़ा आसान। देखो ए पॉइंट के हिसाब से सोचो तो लेफ्ट में कितना है, One sin. T1 sin 30. T1 sin 30, और राइट में कितना है, T2 sin. T2 sin 30. इसका सीधा मतलब T1 इज इक्वल टू T2, Yes. Yes. ठीक है। Yes. अब इसी पॉइंट ए के लिए वर्टिकल ऊपर नीचे लिखो, T1 cos 30. T1 cos बिल्कुल 30 सही जा रहे हैं। T1 Cos 30. cos 30 प्लस 200. is equal T2 cos 30 is equals to 200. 200, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे ना आपको, ये दोनों ऊपर हैं तो ये फाइनली 200। Yes. अब T1 T2 सेम है, तो आप दोनों को T1 बोल दो या दोनों को T2 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने दोनों को T1 या दोनों को T2 बोल दिया तो इक्वेशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ T1 cos 30 इज इक्वल टू 200। तो 2 टाइम्स ऑफ T1 cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 200। बिल्कुल सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे कर लें जल्दी से तो T1 का आंसर आ जाएगा 200/√3 न्यूटन। देयरफॉर T2 का भी आंसर आ जाएगा 200/√3 न्यूटन, बिकॉज T1 एंड T2 आर सेम। Yes. तो ये हो गया पहला पार्ट इसका क्लियर। अब सिमिलरली आपको निकालना है T3 T4 एंड एज वेल एज T5। अब T3 T4 पे आप डायरेक्ट नहीं जाए, आप क्या करो सबसे पहले यहां देखो T1 cos 30 इज इक्वल T4 cos 60, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया मान लो, ए ब्लॉक के हिसाब से। अब बी ब्लॉक के हिसाब से सोचते हैं। बी ब्लॉक के अकॉर्डिंगली अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो T4 cos 60 इक्वल T1 T1 cos 30. cos 30, T4 cos 60 is half, T1 is 200/√3 and cos 30 is √3 divided by 2। बस काम खत्म हो गया। ये √3 कैंसिल हो गया, इधर से ये 2 इधर से ये 2 कैंसिल हो गया, और आपको T4 का आंसर मिल गया 200 न्यूटन। तो आपने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T4 भी निकाल लिया। अब देखते हैं कि कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है क्या यहाँ पे। यहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा यहां से तुम कंपैरिजन करोगे T2 cos 30 T5, तो T5 का भी मामला पूरा हो जाएगा, बचेगा सिर्फ T3। तो T3 निकालने के लिए चाहो तो इधर कंपेयर करो, चाहो तो इधर कंपेयर करो, कर सकते हो ये, Yes. Yeah. ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ T3 एंड T5 ये मैंने आपको देने हैं होमवर्क में, करना है आपने इसको। T5 पहले निकाल लो चाहो तो, ये देखो यहां से कंपेयर करो, T2 तो पता चले अपने, इसको कंपेयर करो आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट T5 विल बी इक्वल टू T4, 200 ही आएगा, वो बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है। और T1 T2 इक्वली है ना। Yes. लास्ट में बच जाएगा T3, तो T3 के लिए आप चाहो तो B के हिसाब से इक्वेशन लिख लो या C के हिसाब से इक्वेशन लिख लो। B के हिसाब से लिखा तो ये लेफ्ट और राइट इक्वल कर लो, यहाँ पे भी आप वही करोगे, लेफ्ट और राइट इक्वल, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे एंड यू आर डन विद द कैलकुलेशन। ठीक। Yes, sir.
चलो आओ एक और देखते हैं। Let's take one more. Two blocks are kept in contact as shown in the figure. Find the force exerted by the surfaces, contact force between the two blocks. तो ये उसका अरेंजमेंट हमको बताया गया है ऐसे। आप कांटेक्ट फोर्स भी निकालना है और फिर सरफेस की वजह से कितने कितने फोर्स आ रहे हैं वो भी सब कुछ निकालना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग इधर पुश कर रहे हैं और यहाँ पे ब्लॉक है, वॉल है, तो ये सिस्टम तो क्या कोई चलने वाला नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों ब्लॉक भी आपस में नॉर्मल रिएक्शंस लगाएंगे और फाइनली ये वाला ब्लॉक भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो यहाँ वॉल की तरफ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं N2, और ये दोनों जो आपस में नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे इसको मैं नाम दे देता हूं N1। और चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए मैं ऐसे बोलता हूं कि ये ब्लॉक A है और ये वाला जो ब्लॉक है ये B है, ताकि कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक हो रही है बात? आया? Yes, sir. Yes. अब एक और भी काम करके रखो, ये जो 50 न्यूटन है इसको भी स्प्लिट करके रखो आप। तो आप इसको स्प्लिट करोगे तो ऐसा एक फोर्स आएगा और ऐसा एक आएगा नीचे। समझे बात? Yes, sir. अगर यहाँ 30 है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा? 30. 30। 30. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 30। 50 cos 30 के हिसाब से मैं इसको फौरन लिख सकता हूं 25√3। अब ये चीजें जरा समझ लेना चाहिए आपने। 25√3 और ये ऊपर कितना हो जाएगा? 24. 25। sin 30 इज हाफ ना, हाफ 50 को काटेगा 25 बचेगा। अब एक एक करके सारा मामला लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लॉक ए का पूरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि भाई ब्लॉक ए पर क्या हो रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक, मैं नाम देता हूं इसको ब्लॉक ए, यहां कॉर्नर पे लिख देता हूं। अब देखो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है नीचे, कितना होगा? 100। 100 सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज 10 किलोग्राम mg 100। इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है वो लग रही है Na, ठीक है, ऊपर की तरफ। Yes, sir. फिर नेक्स्ट इस ब्लॉक पर इधर से एक फोर्स लगा 100 न्यूटन, करेक्ट है? Yes, sir. और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आई N1। डन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? इसके अलावा कुछ और? एनीथिंग मोर? इस ब्लॉक पे और कुछ लग रहा है क्या? आप सोचेंगे सर ये 25 है, लेकिन ये 25 लगा किस पे? इस पे लगा है, 20 किलोग्राम पे लगा हुआ है ये वाला। तो इस ब्लॉक पे वो नहीं आ रहा, इस ब्लॉक पे जो अवेलेबल हो रहा है वो N1 होगा। क्लियर हो रही है बात? ये जो 25 है डायरेक्टली आप ब्लॉक ए पे नहीं दिखाओगे, बिकॉज इट इज बीइंग एक्टेड ऑन 20 किलोग्राम ब्लॉक, ब्लॉक बी पे लगाया गया उसको। तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि ये ब्लॉक की तरफ से भी जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी बस वो धक्का हमने देखना है यहाँ पे। एनीथिंग मोर अबाउट दिस ब्लॉक? वेट आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गई, साइड से लगा हुआ फोर्स आ गया और इधर से लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन आ गया, सब कुछ हो गया खत्म। अब ब्लॉक बी की बात करते हैं। ध्यान से समझना ब्लॉक बी पे क्या क्या लग रहा है।
इस पे जरा ज्यादा फोर्सेस हैं। सबसे पहली चीज, इस ब्लॉक का अपना खुद का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 200, सही है। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, फ्रिक्शन का फोर्स, क्या ये ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं? No. तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन उस वक्त आता है जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, ब्लॉक मूव कर रहे होंगे या मोशन की कंडीशन में जा रहे होंगे। तो मूव करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपने बस वॉल के अगेंस्ट में इसको पुश करके दबा दिया है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं एक्सपेक्टेड यहाँ पर। अच्छा चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये 20 किलोग्राम, ये नीचे आ गया 200। अब ऑफ कोर्स इसी ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन आपने ग्राउंड की तरफ से जो निकालना है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्राउंड की तरफ से। इसको मैं नाम देता हूं NB। और क्या चीज? N2. 10 किलोग्राम ब्लॉक का कांटेक्ट फोर्स, 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का कांटेक्ट फोर्स N1, सही जा रहे हैं। वॉल की तरफ से आने वाला कांटेक्ट फोर्स N2. N2। अब क्या बचा लास्ट में? ये जो 50 न्यूटन तुमने ऐसे ऑब्लिक ऊपर से पुश किया था, उसके कंपोनेंट्स वर्टिकली कितना? 25√3. ऐसे नीचे 25√3, और इसी ब्लॉक पर लेफ्ट साइड में एक और फोर्स ऐसे, कितना? 25 Newton. 25। बस खत्म हो गया, इक्वेशन लिख लो। अब जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ब्लॉक ए के प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे सबसे पहले पता चलेगा कि Na = 100, ये काम खत्म होगा। फिर मैं देखता हूं N1 = 100, क्योंकि ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा, राइट लेफ्ट सब कुछ बैलेंस होना चाहिए इसमें। तो N1 = 100, Na is also equal to 100। अब इधर आओ, इसमें सोचो डाउनवर्ड कितना है? 200. NB = 200 Plus प्लस 25√3. 25, समझे बात? 200 Yes, प्लस sir. ये भी आएगा। और हॉरिजॉन्टली सोचो तो N1 अकेला लेफ्ट में है, और राइट में कौन कौन है? N2 plus N2 plus 25. 25 प्लस N2। तो यहां से कैलकुलेशन हमको मिलेगा N2 = N1 - 25। अब N1 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज 100। ये हो गया 100 - 25। N2 = 75। 75. अब बच जाता है NB। तो NB के लिए बस ये कैलकुलेशन आप पूरा करो, खत्म हो गई बात। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, सरफेसेस की तरफ से Na आ गया, सरफेस की तरफ से NB आ गया, वॉल की तरफ से N2 आ गया, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स 2 आ गया, N1 आपस में जो इनका लग रहा होगा, N1 का वैल्यू 100 है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो इन एग्जांपल से बस हमको ये प्रैक्टिस होती जा रही है कि हम कैसे कंपोनेंट्स निकालें, कैसे फोर्सेस आइडेंटिफाई करें, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएं, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, मोशन नहीं हो रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस, उन इक्वेशंस को कंपेयर करें, उन इक्वेशंस को आपस में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें। जो भी चीजें क्वेश्चंस में पूछी गई हैं आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया? जाते हैं Yes, sir.